हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम 1 जून से मतलब 1 जून से मिडाइवल एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी और फेमस ट्रैवलर्स और ये सब जो होते हैं वो सब हम देखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं तो थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। एटलीस्ट बुक से रिलेटेड या ट्रैवलर्स जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं यूपीएससी में। तो इसलिए हम मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, डेली बनाऊंगी, ताकि थोड़ा सा हम रिवाइज करते रहेंगे। तो अभी रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा, इसीलिए अभी इसी टाइम पे मैंने ये शुरू किया है। तो चलो देखते हो, ये आपको भी फ़ायदा करेगा और मुझे भी, क्योंकि हमें याद रहेगा एग्ज़ाम तक। तो ये मिडाइवल का आज देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे 22 का क्वेश्चन है। मैंने यूपीएससी के क्वेश्चंस भी दिए हैं ताकि आपको पता हो। तो यहाँ पे उन्होंने टर्म पूछी थी फनम, ठीक है। ये विजयनगर एम्पायर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इससे हर साल बन रहे हैं। अगर आप 2019 से लेके अगर 23 तक भी देखोगे ना, तो आपको हर साल विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाई देगा। एटलीस्ट ऑप्शन में तो ज़रूर विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो ये विजयनगर एम्पायर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ठीक है, बट एटलीस्ट विजयनगर एम्पायर और जो एंशंट में मौर्यन एम्पायर है, जिसे सबसे फेमस अशोका किंग, उनका अगर ड्यूरेशन आपने देखा तो सफिशिएंट है, अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो टर्मिनोलॉजी देखते हैं। यहाँ पे फनम का मतलब है कॉइन्स। तो यहाँ पे क्लोथिंग दिया था, क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स दिया था, बट इसका मीनिंग है कॉइन्स। तो ये विजयनगर एम्पायर जो है उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे चीफ गोल्ड कॉइन, जो मुख्य गोल्ड कॉइन होता था, उसको बोला जाता है विजयनगर एम्पायर में वराह या पगोड़ा। तो इसमें वराह जो होता है तो उसका हाफ जो होता है वो परता होता है, परता बोला जाता है वराह के हाफ को। और जो 1/3 परता होता है उसको बोला जाता है फनम। 1/3 जो परता होता है उसको बोला जाता है फनम। शायद परता नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, या वराह या पगोड़ा पूछ सकते हैं। तो आपको ये भी टर्म्स पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। और जो तर होता है उसको सिल्वर कॉइन बोला जाता था, मतलब तर जो होते थे वो सिल्वर कॉइन होते थे, और जितल जो होते थे वो कॉपर कॉइन। जितल का यूज़ तो इसमें भी है, आपने दिल्ली सल्तनत में भी इसका यूज़ मतलब टर्म यूज़ की है जितल। तो ये कॉपर कॉइन्स होते थे। तो ये कॉइन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन की। शायद नेक्स्ट टाइम पे इस तरह से पूछ सकती है ना यूपीएससी की, वराह क्या है, पगोड़ा क्या है, ठीक है। तो इसीलिए किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये भी 22 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा था हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्हा दरन। तो कुल्हा दरन का मीनिंग तो पता नहीं, बट कुल्हा किसको बोला जाता है ये मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, अरब मर्चेंट्स, कलंदर्स, पर्शियन ग्राफिस्ट या सैयद, इनको बोला जाता था। इसमें से सैयद को बोला जाता था। मतलब ये सैयदी लोग जो होते थे एक टाइप की टोपी पहना करते थे, तो जो कैप, पॉइंटेड कैप हुआ करती थी, तो उसको कुल्हा बोला जाता था। मतलब एक टोपी को कुल्हा बोला जाता था। तो इसीलिए ये कुल्हा दरन सैयद से रिलेटेड है। ये सैयदी डायनास्टी, आपको पता है ना कि दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें 5 डायनास्टी थी। पहले तो ये स्लेव डायनास्टी, उसके बाद खिलजी डायनास्टी, फिर 3rd में आई थी तुगलक आई थी 3rd में, फिर 4th में सैयदी थी, इसके बाद लोधी डायनास्टी आई थी। लास्ट लोधी डायनास्टी थी, जिसके इब्राहिम लोधी से हमारे जो बाबर थे उन्होंने फाइट की, और फिर तो वो आपको पता है तब से मुगल शुरू हुआ बाद में। तो ठीक है, हम टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। तो हुंडी का भी क्वेश्चन पूछा था 2020 में। तो ये संस्कृत, इसका मीनिंग मतलब संस्कृत में इसको हुंडी का बोला जाता है। हुंडी ऐसे बोला जाता है संस्कृत में, हुंडी का। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। और ये इसका जिक्र अगर हम देखें तो ये कलहनास की जो रजत रागिनी जो कलहना की है 12th सेंचुरी में
सेंचुरी में इन्होंने लिखी थी। तो इसमें भी ये हुंडी का जिक्र मिला जाता है कि राजा महाराजा कवि जो हुआ करते थे उस टाइम के, वो भी हुंडी का यूज़ किया करते थे। इसके अलावा मर्चेंट भी हुंडी का यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है जागीरदारी और ज़मींदारी में। तो ज़मींदारी का मतलब होता है कि जिसने लैंड पकड़ के रखी है, मतलब जिसके पास लैंड है, होल्डर ऑफ लैंड को ज़मींदार बोला जाता था। और ये जो ज़मींदारी होती थी वो हेरिडेटरी राइट होता था लैंड पे, जो ज़मीन है उसके ऊपर हेरिडेटरी राइट, मतलब अगर कोई अभी सपोज़ मेरे पापा अभी ज़मींदार है तो मेरा भाई जो होगा वो भी आगे जाके ज़मींदार होगा, मेरे भाई का बेटा जो है वो भी आगे जाके ज़मींदार बनेगा। चाहे मतलब यहाँ पे कोई आपकी नॉलेज है या आपके पास स्किल है, कुछ नहीं देखा जाएगा, मतलब हेरिडेटरी इस तरह से होता है। और लॉ एंड ऑर्डर इनके अंडर आता था ज़मींदार। और जो लोकल ज़मींदार हुआ करते थे वो पुलिस एंड जो जुडिशली होते थे उसको ये कंट्रोल किया करते थे ज़मींदार। तो ज़मींदार के पास जागीरदार से ज़्यादा पावर हुआ करती थी। और जागीरदार जो होते थे ये किंग्स ने अपॉइंट किया हुआ एक ऑफिशियल मेंबर हुआ करता था, जो कि किंग के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता था। और इनके पास कोई इनहेरिटेंस राइट नहीं होता था, कोई मतलब हेरिडिटरी राइट नहीं हुआ करता था। अगर इनको यहाँ से किसी और दूसरे जगह पे, दूसरी जो जहाँ पे वो परगना और ये वो रहते थे ना, दूसरी जगह पे इनको ट्रांसफ़र भी कर सकते थे जागीरदार को। ठीक है, तो ये ज़मींदारी और जागीरदारी में हमने डिफरेंस देखा। और 2016 में और एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था अर्घाट। तो ये जो अर्घाट था ये वाटर व्हील थी, जो कि पर्शियन मतलब इसका जिक्र आपको बाबरनामा में भी दिखाई देगा। इसका अर्घाट का ये इरिगेशन के लिए यूज़ की जाती थी। और एक टर्म है जो कि एंशंट इंडिया में यूज़ की जाती थी, अग्रहारा। तो हारा जब आता था और घाटा तो इरिगेशन के लिए होता है, घाट भी हम वाटर के लिए ही बोलते हैं ना, इसी घाट से ही हमारे रिवर इमर्ज होके आई थी उस घाट से। तो एक घाट इस तरह से याद रखो कि ये इरिगेशन से रिलेटेड है, एक व्हील है। और ये अग्रहारा, हरा मतलब हरा भरा, एक पीस ऑफ लैंड गिवन टू अ ब्राह्मण। तो हरा भरा से ज़मीन तो हरी भरी रहती है ना, तो ये लैंड से रिलेटेड है, ऐसे हरा भरा याद रखना आप, हरा से अग्रहारा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। वैसे तो ये आपने PYQ में बार बार देखा ही होगा, तो आपको ये याद ही होगा शायद। और 2016 में बंजाराज, जो बंजारा अलाउद्दीन खिलजी इनका यूज़ करता था। बाकी आपने कौन थे वो जहांगीर थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि ये जो बंजारा हुआ करते थे ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता था। मतलब ये बंजारा ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन्स और ये सब मार्केट में, तो इनको ट्रेडर्स बोला जाता था बंजारा को। तो ये बंजारा तो आपको पता है। और जहाँ पे ये ग्रुप करके बंजारा रहते थे उसको तांडा बोलते हैं। आज के टाइम पे भी हम उसको टर्म यूज़ करते हैं, मतलब हमारे गांव की तरफ हम उसको तांडा ही बोलते हैं। जो ग्रुप में रहते हैं ना बंजारा और जो अदर लोग, तो उसको तांडा बोला जाता है। तो ये जो बंजारा रहते थे ग्रुप में तो उसको भी तांडा बोला जाता था। और घाजी जो होते हैं, इसको घाजी या गाजीज आप बोल सकते हो, ये मुस्लिम वॉरियर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ये इसमें था, ये ऑप्शन में था यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने उसकी टर्म बताई। और ये 2014 में यूज़ किया, ये टर्म्स के बारे में पूछा था, महात्तरा और पट्टकिला। ये पट्टकिला ना आज के टाइम पे पटेल जो होते हैं गुजरात में या आपको मध्य प्रदेश के साइड पे दिखाई देंगे ये पटेल्स। तो ये विलेज हेडमैन हुआ करते थे पटेल। आज के टाइम पे भी पटेल ये टर्म यूज़ की जाती है, मतलब वो विलेज हेडमैन हुआ करते। तो ये टर्म्स याद रख लेना, महात्तरा और ये पट्टकिला। और बरीद जो हुआ करते थे, बरीद आपने ये मुगल में ये ज़्यादा टर्म सुनी होगी। बरीद जो हुआ करते थे वो एक इंटेलिजेंट एजेंट हुआ करते थे, मतलब एक स्पाई की तरह नहीं होते क्या, तो ये इंटेलिजेंट एजेंट हुआ करते थे। और अदर की टर्म्स देखते हैं हम जो कि इम्पोर्टेंस है।
दल खालसा, आपको तो पता है खालसा मतलब आपको तो आपके सामने पूरा सिख एम्पायर आना चाहिए। तो ये 18th सेंचुरी में टर्म्स आई थी। तो सिख जो थे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया। तो जब फर्स्ट मतलब जब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था तो उसको हम बैंड्स बोला करते थे। तो बैंड्स को ही हम आल्सो जाट्स भी बोलते हैं। और लेटर उनको कहा जा रहा है मिजल्स, मतलब ऐसे 12 मिजल्स बनी थी सिख एम्पायर में, अगर आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। तो सबसे ज़्यादा चक्र मिजल्स कुछ या ऐसी थी जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो उसी से थे, उसी मिसल से थे, मिसल्स, ठीक है, कंबाइंड फोर्स। और जो मिसल्स और ये सब होते थे जाट और बैंड्स, ये सब मिल के जो फोर्स बनती थी उसको ग्रैंड आर्मी बोला जाता था। मतलब दल खालसा का मतलब, दल का मतलब होता है ग्रैंड, एक आर्मी होती है ना, तो ये दल खालसा जो थी इसको ग्रैंड आर्मी भी कहा जाता है। मतलब समझ सकते हैं हम उसका मीनिंग। राखी का मतलब तो होता है ना प्रोटेक्शन के लिए, हम राखी का इस्तेमाल मतलब बहन भाई को राखी बांधती है तो प्रोटेक्शन के लिए बांधती है ना, तो इससे भी आप इसको रिमेंबर मतलब याद कर सकते हैं। सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय दल खालसा, ये दल खालसा ने ही ऑफर किया था प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट 20% प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूस करते थे उससे 20% देना पड़ता था, मतलब पे करना पड़ता था रेंट। तो इसको ये ऑफर करते थे प्रोटेक्शन कल्टिवेटर्स को। इतना ही याद रखना, प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स। अगर ज़्यादा पूछा तो ये दल खालसा ने ऑफर किया था, इतना याद रखना। राखी तो आपको पता ही है। इजारदारी, तो ये इजारदारी जो है ये एक रिवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोला जाता है इसको। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ लेना इसका। विलायत जो हुआ करते थे, विलायत तो हम ऐसे विदेश के लिए यूज़ किया करते थे पहले, बट ये विलायत मतलब स्पिरिचुअल टेरिटोरी ऑफ सूफी संत जो हुआ करते थे, तो उनकी टेरिटोरी जो होती थी उसको वो स्पिरिचुअल टेरिटोरी होती थी, तो उसको विलायत बोला जाता था। नेक्स्ट है, ये है मदद ए माश। मदद ए माश मतलब टैक्स फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड, जो लैंड दी जाती थी किसी को भी मदद के तौर पे, तो वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये मदद ए माश मतलब लैंड, थोड़ा सा याद रखना। तो वतनदारी भी ये महाराष्ट्र में एक सिस्टम है। वैसे जागीरदारी, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे ये फैमिलियर है वर्ड, जागीरदारी, ज़मींदारी, वतनदारी, तो इसका मीनिंग मुझे समझ में आता है। तो ये एक लैंड होल्डिंग सिस्टम थी इन महाराष्ट्र, सिमिलर टू ये जागीरदारी की तरह ही सिमिलर हुआ करती थी वतनदारी। मतलब एक पूरा गांव वतन में दिया जाता था कि आप इसकी वतनदारी जो है आप ही संभालो, इस तरह से। तो ये वतनदारी हुआ करती थी। विष्टि जो होती थी वो फोर्स लेबर, मतलब ये गुप्ता के टाइम पे भी आई थिंक चोला के इसमें भी यूज़ किया है, आप देख लेना। बट विष्टि का मतलब यही होता है फोर्स लेबर। मोक्ष और सरंजाम का मतलब था रेंट फ्री लैंड प्रोवाइडेड फॉर मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो लैंड प्रोवाइड की जाती थी उसके ऊपर कोई रेंट नहीं लिया जाता था, तो उसको मोक्ष या सरंजाम लैंड बोला जाता था। तो महाजन और श्रॉफ और शराफ, जो अब देखना श्रॉफ और शराफ जो होते थे, तो ये श्रॉफ जो थे बैंकर्स बोला जाता था इनको, और ये जो शराफ जो होते थे वो मनी चेंजर होते। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो वो आप देख लेना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे वादहत उल वजूद मतलब क्या होता है, हम भी ऐसे नॉर्मली मेरा वजूद क्या है इस तरह से सुनते हैं ना, तो वजूद मतलब यूनिटी ऑफ बीइंग, मतलब क्या है मेरा खुद का, यूनिटी ऑफ गॉड, इस तरह से आप याद रख लेना वजूद, वादहत उल वजूद, ठीक है। और गज नल, ये सुतर नल और नार नल। तो नार का मतलब तो आपको मेन मतलब पीपल, नर नारी ऐसे हम रखते हैं ना, समझते हैं ना, नर मतलब मेल और नारी मतलब फीमेल। तो नर नाल मतलब जो गन को चलाता है, कैरिड आउट करता है खुद मैन, तो उसको नार नल बोला जाता है। और सुतर मतलब कैमल होते हैं, कैमल के ऊपर अब बैठ के कोई अपनी गन चला रहा है तो उसको सुतर नाल बोलते थे। और गज मतलब एलिफेंट के ऊपर बैठ के कोई गन चलाता है, तो एक टाइप की गन होती थी ये, तो उसको चला रहा है नाल को, तो वो उसको गज नाल बोला जाता था। तो
तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आज के लिए। कल हम देखेंगे जो सल्तनत है उसके ऑफिशियल्स और ऑर्गेनाइजेशन वाले नेम्स हम देखेंगे, टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, और फिर मुग़ल की देखेंगे और फिर चोला के देखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट वाले ही देखेंगे क्योंकि इनके ऊपर से ही क्वेश्चंस आए हैं, बने हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे, ज़्यादा फालतू कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।